सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 23 अगस्त से री एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उसकी दृष्टि से भी मेरे द्वारा जो जीएस और जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है, आज की जो क्लास है यह उसकी 20वीं क्लास है। यदि किसी परीक्षा में समय कम होता है तो उसकी तैयारी के लिए सबसे बेहतर तरीका प्रैक्टिस सेट ही होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे सफलता के आप उतने ही करीब होंगे। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें मेरे द्वारा हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों को सम्मिलित किया गया था। यदि आपने वो सेट नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। आज की जो प्रैक्टिस क्लास है, इस क्लास में हिस्ट्री से ही सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो रह गए थे उनको और इसके अलावा वैदिक सभ्यता के सवालों को सम्मिलित किया गया है। और ये वो सवाल हैं जो किसी न किसी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में पहले आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सवाल बहुत उपयोगी है। इसलिए इस क्लास को अंत तक देखें और देखने के बाद इस क्लास पर अपनी राय आप हमें ज़रूर दें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। मैं हूं जयदीप द्विवेदी, लिसियम जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैंने बताया इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से सवाल अक्सर उठाए जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे रिलेटेड था। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो रह गए थे वो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम पूरा करा रहे हैं। और ये दोनों प्रैक्टिस सेट यदि आप सही तरीके से लगा लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से बनने वाला कोई भी सवाल आपकी किसी भी परीक्षा में से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस सेट का पहला सवाल है, निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन है खरोष्ठी, आर्मेइक, भाव चित्रात्मक और ब्राह्मी। इस सवाल का सही आंसर होगा भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी ये एक अज्ञात विषय है। इस पर अभी भी खोज निरंतर जारी है, लेकिन जो भी अब तक मोहरों के द्वारा और विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से जो भी लिपि के साक्ष्य में मिलते हैं, जैसे हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें, या धौलावीरा से जो सूचना पट प्राप्त हुआ है उसके द्वारा जो भी लिपि के साक्ष्य में मिलते हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और इसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था और फिर दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अलग अलग विद्वानों के द्वारा कुछ नाम भी दिए गए हैं, जिसमें इसे कुछ विद्वान गौमूत्री, इसके अलावा ब्रुस्तोफेदस भी कहा जाता है। और चूंकि इसके लिखने के तरीके जो दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जा रही है, उसकी वजह से इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा भाव चित्रात्मक। खरोष्ठी, आर्मेइक और ब्राह्मी लिपि इतिहास के आगे के जो कालखंड है, मुख्यतः जो मौर्य काल है, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा भाव चित्रात्मक। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान बलूचिस्तान में नहीं है? ऑप्शन है बालाकोट, कुल्ला, डाबरकोट और हुलास। इसका सही आंसर होगा हुलास। सिंधु घाटी सभ्यता में 1000 से अधिक नगरों को खोजा जा चुका है अब तक। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक हुआ है अब तक जो भी ज्ञात है उनमें से। इसमें बलूचिस्तान से जो नगर प्राप्त हुए हैं उसमें मेहरगढ़, राना धुनई, सुतकोंदेदोर, सुक्ताकोह, बालाकोट, कुल्ला, डाबरकोट और क्वेटा घाटी प्रमुख हैं। तो बालाकोट, कुल्ला और डाबरकोट ये तीनों तो बलूचिस्तान में हैं, लेकिन हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के 3 प्रमुख स्थान पाए जाते हैं, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास। तो इस तरीके से इस सवाल का सही आंसर होगा हुलास। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर रोपड़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, चूँकि भारत में है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो पंजाब पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान और गुजरात। इस सवाल का सही आंसर होगा पंजाब भारत। सिंधु घाटी सभ्यता के कई शहर, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ
तो पंजाब वाले हिस्से के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें रोपड़, संघोल, चक 86 और बाड़ा प्रमुख हैं। जो पंजाब पाकिस्तान के अंतर्गत आता है उस क्षेत्र में रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा और डेरा इस्माइल खां प्रमुख नगर हैं। इसमें हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र का एक प्रमुख स्थल है और ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल भी हो जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का पहला जो नगर खोजा गया था वो यही था और वो पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो पंजाब का सिंध प्रांत है वहाँ का सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो है और इसके अलावा अली मुराद, आमरी, कोटदीजी और चन्हुदड़ो ये सभ्यता के वो प्रमुख स्थान हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। गुजरात में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से प्रमुख स्थल पाए जाते हैं, जिसमें दो तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें लोथल और धौलावीरा जो कि गुजरात में है। गुजरात में इसके अलावा रंगपुर, रोजदी, प्रभासपत्तन, सुतकोतदा, देसलपुर और नागेश्वर स्थान भी गुजरात से ही प्राप्त किए गए हैं। लेकिन रोपड़ जो है ये भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा पंजाब, भारत। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि हरियाणा से वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर खोजे गए हैं, भराना और कुनाल। इसके अलावा राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल ये सभी हड़प्पाकालीन नगर भी हरियाणा में ही स्थित हैं। इस सवाल का सही आंसर होगा हरियाणा। अगला सवाल है, हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है जॉन मार्शल, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम और दयाराम साहनी। इस सवाल का सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1851 से 53 के बीच में हड़प्पा के टीलों का सबसे पहली बार सर्वेक्षण किया गया था और 1856 में इन्हीं के प्रयासों के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग का अस्थायी तौर पर स्थापना किया गया था। और यही कारण है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 1856 में इन्होंने हड़प्पा का मानचित्र भी जारी किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ सवाल हैं अलेक्जेंडर कनिंघम से संबंधित, इसे आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अभी मैंने बताया इसके पहले वाले सवाल में कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व को लेकर के बहुत से काम भारत में किए हैं और उनके इसी ऐतिहासिक कार्यों की वजह से भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1906, 1921, 1954 और 1922। इस सवाल का सही आंसर होगा 1906। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1906 में स्थायी तौर पर किया गया था। लॉर्ड कर्जन भारत के उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे और लॉर्ड कर्जन ऐतिहासिक जो खोज होते हैं उसको लेकर के बहुत उत्सुक हुआ करते थे। पुरातत्व में उनकी रुचि हुआ करती थी और इसी रुचि के कारण उन्होंने जॉन मार्शल के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। और इसी जॉन मार्शल के निर्देशन में ही राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा और राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो इसमें लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1905 लॉर्ड कर्जन का समय है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1906 में होता है स्थायी तौर पर। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों के द्वारा 1856 में भारतीय पुरातत्व विभाग का अस्थायी तौर पर स्थापना पहले हो चुका था और उसी को स्थायी कर दिया गया था 1906 में। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1906। अगर ये सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1856 और वो अस्थायी तौर पर था। अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। ऑप्शन है 3250 BC से 2750 BC, 2350 BC से 1750 BC, 2500 BC से 1800 BC और 3000 BC से 1500 BC। इस सवाल का सही आंसर होगा 2350 BC से
1750 BC। रेडियोकार्बन पद्धति C14 किसी भी वस्तु की आयु जानने की एक वैज्ञानिक तरीका होता है और उस तरीके को सबसे प्रमाणित माना जाता है चूंकि ये वैज्ञानिक होता है। और इस तरीके से जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनकी कार्बन डेटिंग करने के बाद जो समय निकलता है वो 2350 BC से लेकर के 1750 BC के बीच का निकलता है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय रहा होगा वो 2350 से लेकर के 1750 BC तक रहा होगा। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इस समय को अलग अलग भी बताया है। जैसे कि जॉन मार्शल की अगर हम बात करें तो 3250 से लेकर 2750 के बीच में बताते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर रोमिला थापर की अगर हम बात करें तो 2300 से लेकर के 1750 की बात वो करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय भी बताया है, लेकिन सबसे प्रमाणित समय जो माना जाता है वो 2350 से लेकर के 1750 BC माना जाता है। तो सही आंसर होगा 2350 BC से लेकर के 1750 BC। अगला सवाल है, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा नगर का उत्खनन कब किया गया था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कंफ्यूज भी कर सकता है आपको। ऑप्शन है 1921, 1926, 1946 और 1950। इस सवाल का सही आंसर होगा 1926। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा जब हड़प्पा शहर की खोज की गई थी तो जो वर्तमान में हड़प्पा के अंतर्गत हमें मिलता है उस संपूर्ण हड़प्पा की खुदाई 1921 में उस समय नहीं हुई थी। इसकी खुदाई 3 चरणों में हुई है। सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में और दोबारा माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है 1926 में और फिर से 1946 में मार्टिन ह्यूलर के द्वारा इसका पुनः उत्खनन किया जाता है। तो इस तरीके से वर्तमान जो हड़प्पा का स्वरूप है वह 3 अलग अलग समयों में प्राप्त किया गया है। इस तरीके से इस सवाल का सही आंसर होगा 1926। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा नगर का उत्खनन 1926 में किया गया था, याद रखिएगा। और मार्टिन हीलर के द्वारा 1946 में किया गया था। और इस नगर की खोज और पहला उत्खनन जो किया गया है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1926। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई हैं? ऑप्शन है आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार और बेलनाकार। सिंधु घाटी सभ्यता से मुख्यतः 3 प्रकार की मोहरें प्राप्त होती हैं जिसमें आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार है। लेकिन बेलनाकार मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं रही हैं। बेलनाकार मोहरें मुख्यतः मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ से प्राप्त होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में यदि कहीं बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं तो संभवतः वो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के साथ रहा होगा। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं वो मुख्यतः 3 आकार की ही पाई जाती हैं, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार। और ये मुख्यतः मोहरें जो हैं ये सेलखड़ी अर्थात स्टेटाइट, चांदी और कैल्साइट के बने हुए होते थे। लेकिन बेलनाकार मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें नहीं है। सही आंसर होगा बेलनाकार। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर है लोथल जिसके मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर प्राप्त हुए हैं उन नगरों के मकानों के दरवाजे मकान के पीछे गली की साइड में खुलते थे, अर्थात मुख्य जो मार्ग होता था मुख्य मार्ग की तरफ इनके दरवाजे नहीं होते थे। इनके दरवाजे घर के पीछे होते थे जो कि एक पतली सी तंग गली में खुलती थी। संभवतः सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया होगा। अगला सवाल है, कब्रिस्तान R37 कहाँ से प्राप्त किया गया था? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बनवाली। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा का जो मुख्य नगर है जिसमें आम जनता रहती होगी उसके दक्षिण में 2 प्रमुख कब्रिस्तान मिलते हैं, कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान R37 का ही है। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। अगला सवाल है, सेंघो सभ्यता के किस नगर से किसी भी कब्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बनवाली। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, लेकिन फिर भी
यहाँ से किसी कब्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ पर कंकाल का एक बहुत बड़ा टीला मिलता है और संभवतः यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा कुछ रहा होगा कि जब इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला होगा, या कोई बहुत बड़ी महामारी जैसी स्थिति रही होगी। जैसे आपने देखा कोरोना काल में भारत में भी गंगा के किनारे लाशों को दफनाया गया। समय के अंत में जब उस जगह की खुदाई होगी तो वहाँ से बहुत सारे नरकंकाल प्राप्त होंगे। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारे नरकंकाल तो मिलते हैं, लेकिन वो कब्रों में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा कालीबंगा, हड़प्पा और बनवाली, इन सब में कब्रें मिलती हैं। कालीबंगा में तो तीनों तरीके से समाधान के प्रमाण मिलते हैं, आंशिक भी, पूर्ण भी, दाह संस्कार भी, हर तरीके के समाधान प्रक्रियाओं के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो से कब्र का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, क्यू.आर. कनेडिया के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन से, बाढ़ द्वारा, आपसी युद्ध द्वारा और मलेरिया महामारी द्वारा। अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का अलग अलग कारण बताया है। उन्हीं कारणों में से क्यू.आर. कनेडिया के द्वारा ये बताया गया है कि मलेरिया महामारी के द्वारा इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। संभवतः उन्होंने यह बात इसलिए कही थी कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो से जो विस्तृत तौर पर एक ही स्थान पर बहुत सारे नरकंकाल जो मिले हैं, उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि संभवतः कोई महामारी हुई होगी जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी होगी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा मलेरिया महामारी द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर से पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है चन्नुदड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा चन्नुदड़ो। इसकी खोज 1930-31 में की गई थी नानी गोपाल मजुमदार के द्वारा, जिसे जीएन मजुमदार भी कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे ये नगर स्थित है और ये औद्योगिक नगर हुआ करता था। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से स्याही, लिपस्टिक, हाथी के खिलौने और बकराकार ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। लेकिन यहाँ से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसमें मनके बनाने का कारखाना, जो कि इस नगर को औद्योगिक नगर प्रमाणित करता है, इसके अलावा पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। स्याही के दवात, लिपस्टिक यहाँ से मिलने वाली प्रमुख चीज़ें हैं। तो पीतल की इक्का गाड़ी जो मिला है, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो चन्नुदड़ो से मिलते हैं। प्रमुख शहर है चन्नुदड़ो। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता से किस नगर से चावल के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में आप लोगों के पूछा गया है। ऑप्शन है चन्नुदड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज 1954 में किए गए थे। गुजरात में खंभात की खाड़ी के तट पर भोगवा नदी के किनारे यह नगर स्थित है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र था ये, और यह भी एक औद्योगिक नगर ही था। और इस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह गोदीवाड़ा जिसे कहा जाता है वो यहीं से प्राप्त हुआ है, और ये लोथल को सबसे विशेष बनाता है। और इसी लोथल से चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा लोथल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर से किसी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते? ऑप्शन है चन्नुदड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा चन्नुदड़ो। चन्नुदड़ो से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो दुर्ग से घिरे हुए होते। दुर्ग मतलब किला, किले से घिरे हुए हुआ करते थे। जो भी नगर होता था उस किले के अंदर हुआ करता था, दुर्ग के अंतर्गत होता था। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता होगा। लेकिन चन्नुदड़ो में दुर्ग नहीं मिलता है, यहाँ से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो सही आंसर होगा चन्नुदड़ो। अगला सवाल है, समुद्र की देवी शिकोतरी माता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और भर्राना। इसका सही आंसर होगा लोथल। मैंने बताया कि लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी के किनारे स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला ऐसा नगर था जिसका संबंध समुद्र से था, और यहीं से समुद्र की देवी शिकोतरी माता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर होगा लोथल। अगला सवाल है, सेंघो सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम सेंघो सभ्यता भी है, और यह समाज मातृसत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें ज़्यादातर अवशेष स्त्रियों से संबंधित हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होता है। लोथल से समुद्र की देवी शिकोतरी माता की मूर्ति प्राप्त होती है। तो इस सभ्यता में ज़्यादातर जो चीज़ें मिली हैं वो
ये दर्शाती हैं कि यह समाज कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक रहा होगा। तो सही आंसर होगा मात्र सत्तात्मक। वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक था, ये सवाल भी पूछा गया है, ठीक से याद रखेंगे आप इसको। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह किस नगर के तट पर स्थित था? ऑप्शन है चंद्रद्रोण, रोपण, लोथल और कालीबंगा। अभी मैंने बताया था कि लोथल एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर था जहाँ बंदरगाह स्थित था, और यह बंदरगाह सेंगोल सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी। सही आंसर होगा लोथल। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में कपास यानी सूती वस्त्र के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और भरराना। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कपास अर्थात सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी और बहुत महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो रहा है, और यहाँ से बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे यहाँ से बहुत सारी मोहरें प्राप्त होती हैं, मोहरों के अलावा उस मोहरों से बहुत सारे अनुमान लगते हैं। यहाँ से माता देवी की मूर्ति प्राप्त होती है, यहाँ से कांस्य की नृतक कन्या की मूर्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ से ही अर्थात मोहनजोदड़ो से ही दाढ़ी मूंछों युक्त एक मनुष्य की प्रतिमा प्राप्त होती है जो कि किसी मंगोलियन पुजारी का था। इसके अलावा महाविद्यालय जैसे भवन, हाथी के कपाल खंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबा गलाने वाली भट्टी भी यहाँ से प्राप्त हुई है, और इसके साथ साथ कपास जो है अर्थात सूती वस्त्र के जो प्रमाण हैं वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास की खेती करने का जो प्रमाण मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा है। कपास की खेती के साक्ष्य हरियाणा के नाल नामक स्थान से भी मिलता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर मोहनजोदड़ो नहीं होगा तो हरियाणा का नाल जो स्थान है वहाँ से भी कपास के साक्ष्य में मिलते हैं। तो सही आंसर होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बनवाली नगर किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है सिंधु, चेनाब, घग्गर और रावी। इस सवाल का सही आंसर होगा घग्गर। घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहा जाता था, ये हरियाणा में प्रवाहित होती थी, और बनवाली जो नगर है ये भी चूंकि हरियाणा में ही है, तो इस सवाल का सही आंसर होगा घग्गर। बनवाली नगर की खोज बहुत बाद में 1973 में हुआ था RS बिष्ट के द्वारा, रवि सिंह बिष्ट के द्वारा। बनवाली से सरसों और तिल के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से तीर कमान के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से मिट्टी का हल भी प्राप्त हुआ है। वैसे मिट्टी का हल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, लेकिन मिट्टी का हल यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में। सही आंसर होगा इसका घग्गर। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है चंद्रद्रोण, रोपड़, लोथल और कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन बेलनाकार मोहरें हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। मैंने बताया था कि बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता है, और चूंकि भारत के कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं, इससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ रहा होगा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा कालीबंगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये उसी कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहर का है। सही आंसर होगा कालीबंगा। अगला सवाल है, लकड़ी द्वारा निर्मित नालियों के साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुए हैं? लकड़ी से निर्मित नालियाँ। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और चंद्रद्रोण। इस सवाल का भी सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से लकड़ी से निर्मित नालियाँ भी मिली। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे इस सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इसकी खोज 1951 से 53 के बीच में किया गया था अलमानंद घोष के द्वारा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा यहाँ से जुते हुए खेत, हल, ऊँट, बैल, कुआं, कच्ची ईंटों के मकान, अलंकृत ईंटें, खोपड़ी के शैल्य चिकित्सा के साक्ष्य, और एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिलता है, विश्व में पहली बार भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। हवन कुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर समाधान के तीनों प्रकार मिलते हैं, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है कालीबंगा। तो सही आंसर होगा कालीबंगा। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता के विनाश के साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, रोपण और सुतकोतदा। इसका सही आंसर होगा सुतकोतदा। सुतकोतदा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है।
और यहाँ से जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं उसमें सबसे प्रमुख साक्ष्य यही हो जाता है कि यहाँ से इस सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि इस सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ से तराजू के पल्ले भी मिलते हैं और घोड़े के अस्थि के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन घोड़े से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो इस सवाल का सही आंसर होगा सुतकोतदा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। ऑप्शन है चनुदड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा रोपड़। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। 1950 में बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी और पुनः इसका उत्खनन 1956 में जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। और भारत में स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाला ये पहला नगर था और यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन शहर है रोपड़। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये वही है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक मानव है और यहाँ एक कुत्ता दफनाया गया इसके साथ में। इस सवाल का सही आंसर होगा रोपड़। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और सुतकोता। अभी मैंने बताया था कि रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने तथा कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रोपड़। अगला सवाल है हड़प्पाकालीन किस नगर से सूचना पट प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, रोपड़ और हड़प्पा। इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा इस सभ्यता का सबसे खूबसूरत नगर था। गुजरात में स्थित है धौलावीरा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा धौलावीरा। अगला सवाल है स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वप्रथम उत्खनित होने वाला नगर कौन सा था? ऑप्शन है चनुदड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा। अभी मैंने बताया था कि रोपड़ का उत्खनन 1956 में जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था और इसकी खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनित होने वाला पहला जो नगर है वो रोपड़ है। तो इसका सही आंसर होगा रोपड़। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से जल संग्रहण की तकनीक का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है सुतकोता, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और धौलावीरा। इस सवाल का सही आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा से जल संग्रहण तकनीक के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर नहरों के और बांध के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा एक स्टेडियम का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है और सूचना पट भी यहीं से प्राप्त हुआ है। तो मुख्यतः जल संग्रहण तकनीक और सूचना पट की वजह से ये नगर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा नगर भी यही है। अब तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर भारत में खोजे गए हैं उन सभी नगरों में धौलावीरा सबसे बड़ा नगर है। इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के इस प्रैक्टिस सेट में ये 30 सवाल जो मैंने कराए हैं ये और इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट हमने कराया उसमें के 50 सवाल अर्थात कुल 80 सवाल अगर आप ये कर लेते हैं सही तरीके से तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप बैठते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से कोई सवाल यदि आता है तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से। इतनी गहनता के साथ, इतनी संपूर्णता के साथ यदि आप सामान्य अध्ययन का अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे साथ किसी भी माध्यम से जैसे भी संभव हो आप जुड़ें। यदि संभव हो तो ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके और यदि संभव हो तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। और रामपुर के वे छात्र जो सामान्य अध्ययन को गंभीरता के साथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है। वो रामपुर में मुझे ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रामपुर से बिलोंग करते हैं और आप सामान्य अध्ययन को गंभीरता के साथ विस्तृत तौर पर और क्रमबद्धता के साथ पढ़ना चाहते हैं, सामान्य अध्ययन को समझना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। आप हमें कमेंट करें, हम आपसे स्वयं संपर्क करेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं 94 580 26 335। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने सामान्य अध्ययन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। 31 से लेकर के और आगे 50 तक के जो सवाल होंगे वो हम लोग अब वैदिक सभ्यता से करने वाले हैं। इसमें ये 20 सवाल और इसके अलावा जो भी वैदिक सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इसमें नहीं कराया जा सकता उन्हें अगले प्रैक्टिस सेट में लिया जाएगा। और इन 2 प्रैक्टिस सेटों से वैदिक सभ्यता से बनने वाला कोई भी सवाल जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बन सकता है वैसे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं वैदिक सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल। सवाल है निम्नलिखित में
किस आर्य देवता का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में नहीं मिलता? ऑप्शन है पशुपति, इंद्र, वरुण और नासत्य। इसका सही आंसर होगा पशुपति। बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर अर्थात ईरान से प्राप्त हुआ था और यह संभवतः 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसे 1907 में खोजा गया था ह्यूगो के द्वारा। आप इसे नोट कर लीजिए, पूछा जाता है बोगाज कोई अभिलेख की खोज किसके द्वारा और कब किया गया था? तो 1907 में ह्यूगो के द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये ईरान से प्राप्त हुआ है। और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य वैदिक सभ्यता के भारत में मिलते हैं जिसका संबंध बोगाज कोई अभिलेख से रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात प्रमाणित करता है कि जो लोग भारत में वैदिक काल में रहते थे उनका संबंध ईरान इराक से भी रहा होगा। मुख्यतः जिस लिपि में बोगाज कोई अभिलेख लिखा गया है वह लिपि हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन किया गया है उन्हीं देवताओं का वर्णन बोगाज कोई अभिलेख में भी किया गया है। 4 प्रमुख आर्य देवता वरुण, इंद्र, नासत्य और मित्र, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ईरान से प्राप्त बोगाज कोई अभिलेख से भी मिलता है। संभवतः यही कारण रहा होगा कि मैक्स मुलर ने यह प्रमाणित किया कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के रहने वाले रहे होंगे। और बहुत सारे प्रमाण हमें ऐसे मिलते हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि आर्य जो वैदिक काल में भारत आते हैं वो इससे पहले मध्य एशिया में भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ निवास करते रहे होंगे। लेकिन जिन 4 आर्य देवताओं का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है उसमें पशुपति का उल्लेख नहीं मिलता है। पशुपति मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता रहे हैं, लेकिन जो वैदिक कालीन देवता हैं उसमें इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र प्रमुख देवता वैदिक काल में ऋग्वेद में हमें मिलते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा पशुपति। अगला सवाल है, भारत में वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आर्य, द्रविड़, मूल निवासी और यूरोपियन। इसका सही आंसर होगा आर्य। आर्य मूलतः मध्य एशिया का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ के निवासी थे और वहाँ से पलायन करने के बाद वो भारत के सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में आकर के निवास करते हैं और वहीं पर वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है भारत में। अगला सवाल है, बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन यूरोप, इराक, ईरान और चीन। इसका सही आंसर होगा ईरान। बोगाज कोई अभिलेख ईरान से प्राप्त हुआ है। ये चित्र जो दिख रहा है ये बोगाज कोई अभिलेख का ही है। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन है ग्रामीण, नगरी, आदिवासी और खानाबदोश। इसका सही आंसर होगा ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो सही आंसर होगा ग्रामीण। अगला सवाल है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और चीन, तिब्बत। इस सवाल का सही आंसर होगा मध्य एशिया। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, लेकिन भारतीय विद्वान दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का माना है और भारतीय इतिहासकार बाल गंगाधर तिलक आर्यों को उत्तरी ध्रुव का मानते हैं। लेकिन सबसे प्रमाणित जो साक्ष्य है वो मैक्स मुलर द्वारा बताया गया साक्ष्य है और मैक्स मुलर ने बताया है कि आर्य जो थे ये मुख्यतः मध्य एशिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं, भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर निवास करने वाली एक जाति रही थी। इसके इन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। सबसे पहले जो पर्शियन सभ्यता है उसका प्रमुख ग्रंथ जिंदेवस्ता तथा ऋग्वेद की भाषा में समानता देखने को मिलता है और भाषा में समानता तभी हो सकती है जब एक ही तरह के लोग दोनों जगह रह रहे होंगे। इसके अलावा बोगाज कोई अभिलेख में जो 4 आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है ये भी तभी संभव है जब एक ही तरह के लोग दोनों जगह रहते होंगे। इसके अलावा बोगाज कोई अभिलेख में इंडो ईरानी भाषा का प्रयोग किया गया है और भारत में भी इंडो ईरानी भाषा पाई जाती है और यह भी तभी संभव है जब एक ही तरह के लोग दोनों जगह रहेंगे। और इन्हीं कारणों से मैक्स मुलर द्वारा बताया गया प्रमाण ज़्यादा सटीक हो जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा मध्य एशिया। अगला सवाल है, वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 2000 BC से 1000 BC, 1500 BC से 600 BC, 1000 BC से 500 BC और 2500 से 700 BC। इस सवाल का सही आंसर होगा 1500 BC से लेकर के 600 BC। ये वैदिक काल का समय रहा है। वैदिक काल को मुख्यतः 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 BC से लेकर के लगभग 1000 BC तक माना जाता है और 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का जो समय है ये उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। आगे के प्रैक्टिस सेट में
इस पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा भी करेंगे और इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन संपूर्ण वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1500 से लेकर के और 600 BC का जो समय है वो वैदिक काल का माना जाता है, क्योंकि 600 BC के बाद 16 महाजनपद का समय शुरू होता है और भारत में राजतंत्र की शुरुआत होती है। तो सही आंसर होगा 1500 BC से 600 BC। अगला सवाल है, बोगाज कोई अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन, पारसी और इंडो ईरानी। अभी हमने बताया कि बोगाज कोई अभिलेख में इंडो ईरानी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, बोगाज कोई अभिलेख की खोज कब की गई थी? ऑप्शन 1906, 1907, 1921 और 1948। इसका सही आंसर होगा 1907। 1907 में ह्यूगो के द्वारा बोगाज कोई अभिलेख की खोज की गई थी। बोगाज कोई अभिलेख ईरान से प्राप्त किया गया था और ये लगभग 1400 BC का अभिलेख है। तो सही आंसर होगा 1907। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अपौरुष कहा गया है? अपौरुष का मतलब होता है जो पुरुष के द्वारा ना लिखा गया हो। ऑप्शन है उपनिषदों को, पुराणों को, वेदों को और महाकाव्यों को। इसका सही आंसर होगा वेदों को। वेदों को अपौरुष कहा गया है, अर्थात इसकी रचना किसी पुरुष विशेष के द्वारा नहीं किया गया है। वेदों को संकलित किया गया है और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्यापन वेदव्यास। वेदव्यास बहुत हुए हैं, लेकिन जिन्होंने वेदों की रचना की, वेदों को संकलित किया, वो महर्षि कृष्ण द्यापन वेदव्यास थे और इन्होंने इसका संकलन किया है, न कि लिखा है। इसके रचयिता कौन थे, इसके प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं और यही कारण है कि इसे अपौरुष कहा जाता है। तो सही आंसर होगा वेदों की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस वेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इसमें वेद त्रयी के अंतर्गत 3 ही वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है, जिसे अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया और यह सबसे बाद में लिखा जाने वाला वेद है और यही कारण है कि इसे वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अथर्ववेद में कुछ नकारात्मक चीज़ें जैसे कि जादू टोना, अंधविश्वास जैसी चीज़ें भी हैं। संभवतः इसी कारणों से इसे जो वेदों की मुख्य धारा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनमें इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो वेद त्रयी में जो सम्मिलित नहीं है वो अथर्ववेद है। अगला सवाल है, आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? अर्थात आदि मानव से तात्पर्य यहाँ पर प्राचीन मानव से है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ था। इसकी रचना 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच में किया गया था और यह ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक ही ग्रंथ की रचना हुई थी, ऋग्वेद की, और बाकी अन्य सभी जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के अलावा 3 वेद हमारे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा हमारे ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा जो उपवेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य हैं, वो सभी उत्तर वैदिक काल और उसके बाद लिखे गए हैं। लेकिन सबसे प्रारंभिक जो वेद है, ग्रंथ है, वो ऋग्वेद है। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। अगला सवाल है, चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज अर्थात समाज में 4 वर्ण होंगे, इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि समाज के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, उनके उदर से वैश्य और उनके पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। ये प्रतीकात्मक है। कहीं आप इसे मान लें कि मुंह से ब्राह्मण निकले होंगे, ऐसा नहीं है, ये प्रतीक है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऋग्वेद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ, हवन इत्यादि क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में हवन, यज्ञ इत्यादि क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। इसे गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है और यही कारण है कि इसे चंपू काव्य कहते हैं। इसकी 2 शाखाएं पाई जाती हैं। इसमें एक को कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा यजुर्वेद। अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल को बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन है 3रा मंडल, 5वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। इसका सही आंसर होगा 10वां मंडल। अगर किसी चीज़ में कमी नहीं है तो उसमें बाद में कमी जोड़ दी जाती है ताकि उसे बदनाम किया जा सके। संभवतः ऋग्वेद के साथ भी यही हुआ, क्योंकि ऋग्वेद का सबसे विवादित विषय वर्ण व्यवस्था रहा है, जिसकी वजह से ऋग्वेद की आलोचना होती है और वह इसी 10वां मंडल में ही रखा गया है और इस 10वें मंडल को ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़ा गया।
संभवतः जोड़ने वाली की मंशा ऋग्वेद की आलोचना करना ही रहा होगा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 10वां मंडल। अगला सवाल है, ऋग्वेद के ज्ञाता जो उसके पुरोहित होते हैं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है होत्री, ब्रह्मा, उद्गात्री और अथर्वयु। इसका सही आंसर है होत्री। ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता है, उसका जो पंडित होता है, उसका जो पुरोहित होता है, उसे होत्री कहते हैं, होता या होत्री कहते हैं। जो यजुर्वेद का जानकार होता है, उसका ऋषि होता है, उसे अथर्वयु कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा होत्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित में अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? ऑप्शन है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। इसका सही आंसर होगा शिल्पवेद। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। इसके अलावा आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा शिल्पवेद। अगला सवाल है, वेदों का अंग किसे कहा गया है? ऑप्शन है वेदांग, उपवेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। इसका सही आंसर होगा वेदांग। वेदों का अंग वेदांग को कहा गया है। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद और निरुक्त होता है। इन्हें वेदों के अंग के तौर पर देखा गया है। जैसे कि वेदों की आंखें ज्योतिष को कहा जाता है, वेदों की नाक शिक्षा को कहा जाता है, वेदों का मुख व्याकरण को, वेदों का हाथ कल्प को, छंद को वेदों का पैर और निरुक्त को वेदों का कान कहा जाता है। वेदों का अंग वेदांग कहलाता है। सही आंसर होगा वेदांग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्मवेद तथा छत्रवेद भी कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और छत्रवेद भी कहा जाता है। इसमें जादू, टोना, टोकता, तांत्रिक क्रियाएं, औषधीय चिकित्सा, वशीकरण, इस जैसी तमाम चीज़ों का उल्लेख मिलता है। इसमें कुछ नकारात्मक चीज़ें भी मिलती हैं और यह चारों वेदों में सबसे नवीनतम वेद है और इसी को ब्रह्मवेद तथा छत्रवेद भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा अथर्ववेद। अगला सवाल है, उपनिषद का अर्थ है? ऑप्शन है ज्ञान अर्जित करना, समीप बैठना, ध्यान लगाना और उपदेश देना। इसका सही आंसर होगा समीप बैठना। उपनिषद मुख्यतः उप प्लस नी प्लस सद से बना है। उप अर्थात समीप, नी अर्थात ध्यानपूर्वक और सद मतलब बैठना, अर्थात समीप ध्यानपूर्वक बैठना उपनिषद का मुख्य अर्थ होता है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 मानी गई थी और इसके जो भी ज्ञाता होते हैं उन्हें वेदांताचार्य कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमें उपनिषद मिलते हैं वो मुख्यतः 12 ही हैं। भारत शासन का जो प्रमुख वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा समीप बैठना। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की जननी अर्थात नदीत्मा कहा गया है? ऑप्शन है सिंधु, गंगा, रावी और सरस्वती। वैदिक काल में नदियों का बहुत महत्व हुआ करता था और नदियों से बहुत सारे सवाल आते हैं, कई प्रकार के सवाल आते हैं। आगे के प्रैक्टिस क्लास में हम कराएंगे इसको। लेकिन इस सवाल का सही आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती वैदिक काल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है और ऋग्वेद में इसे नदीत्मा अर्थात समस्त नदियों की जननी कहा गया है। आगे चल करके इसको घग्गर नदी कहा गया। ये हरियाणा में प्रवाहित होती थी, वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। ऋग्वेद में या वैदिक काल में नदियों से जो प्रमुख सवाल बनते हैं उसमें एक सवाल ये पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे अधिक बार और सबसे प्रमुखता के साथ जिस नदी का वर्णन मिलता है वो सिंधु नदी था। लेकिन ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार मिलता है और यमुना का उल्लेख सिर्फ 3 बार। संभवतः इसके पीछे ये कारण रहा होगा कि ऋग्वेद कालीन जो लोग थे वो सिंधु नदी के आसपास की जो क्षेत्र है ये उसी में प्रवास करते होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये अर्ली वैदिक काल का मैप है और इसमें ये जो क्षेत्र है यहाँ लोग रह रहे हैं और ये गंगा का क्षेत्र नहीं है क्योंकि गंगा यहाँ प्रवाहित होती है। तो संभवतः इसी वजह से, चूंकि वो गंगा वाले क्षेत्र में, यमुना वाले क्षेत्र में आए ही नहीं थे, इसी वजह से वो गंगा और यमुना को नहीं जानते। तो ऋग्वेद में गंगा का सिर्फ 1 बार और यमुना का सिर्फ 3 बार उल्लेख मिलता है। लेकिन सिंधु नदी का सबसे अधिक बार और सबसे पवित्र नदी के तौर पर सरस्वती नदी को माना जाता था, जिसे नदीत्मा कहा गया अर्थात नदियों की जननी कहा गया। इस सवाल का सही आंसर होगा सरस्वती नदी। ये ऋग्वैदिक कालीन भारत का मैप है और ये उत्तर वैदिक कालीन भारत का मैप है। ये 50 सवाल जो मैंने कराए हैं, एक एक सवाल बहुत चुन के, बहुत ढूंढने के बाद और बहुत सारे एग्जामों के पेपर
का अध्ययन करने के बाद इन सवालों को संकलित किया जाता है। इसीलिए आगामी परीक्षाओं के लिए ये सभी सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए गंभीरता के साथ और संपूर्णता के साथ आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाया करें। प्रैक्टिस सेट के अंत में मेरे द्वारा इसका आंसर की दे दिया जाता है। इसके आधार पे आप इसका पुनर्अभ्यास भी कर सकते हैं। इस संपूर्ण क्लास का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके के संपूर्णता, क्रमबद्धता और सटीकता के साथ अध्ययन सामग्री मिलती रहे तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितना अधिक इसको शेयर करेंगे उतना ही बेहतर करने की हमें प्रेरणा मिलेगी। आपके जो सुझाव हो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर दिया करें। आप जितना ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे संभवतः हम आपको उतना ही बेहतर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।